आदिकालीन लौकिक साहित्य के अंतर्गत आज पढ़ते हैं विद्यापति को। इस वीडियो में विद्यापति के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। विद्यापति जीवन परिचय, उपनाम, उनकी उपाधियाँ, आलोचकों के मत, रचनाएं, समग्र विवेचना विद्यापति के बारे में। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी नामक गांव में हुआ था। विद्यापति का निधन 1460 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता गणपति ठाकुर, इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। गणपति ठाकुर की एक रचना भी है, गंगा भक्ति तरंगिनी। विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र थे। विद्यापति के आश्रयदाता राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह रहे हैं। विद्यापति के उपनाम अपन को याद रखने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। मैथिल कोकिल, मिथिला के विद्वानों द्वारा इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। पंचानन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचानन कहा था विद्यापति को। पंचदेव उपासक, हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव उपासक कहा। जातीय कवि, अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने अभिनव जयदेव, राजा शिव सिंह ने उपाधि दी थी अभिनव जयदेव की। कुछ कवि बाबूराम सक्सेना व हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा इन्हें कुछ कवि कहा गया। मैथिल कोकिल मिथिला के द्वारा, पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, पंचदेव उपासक हरप्रसाद शास्त्री ने, जातीय कवि व अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने, अभिनय जयदेव, राजा शिव सिंह ने, कुछ कवि बाबूराम सक्सेना व हरप्रसाद शास्त्री ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति की 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है अभिनव जयदेव, दशा उदान, नव कवि शेखर, खेलन कवि। विद्यापति के वर्ण विषय के संदर्भ में आलोचकों के मत, इसको अपन 3 भागों में देखेंगे। पहले में वे आलोचक आएंगे जो विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान हैं। सर्वमान्य मत यही है कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि थे। तो श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में थे रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, राम वृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने विद्यापति को एक श्रृंगारिक कवि माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को भक्त कवि माना था। तो विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले थे हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय। तीसरी श्रेणी में वे विद्वान है जो विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते थे। उसमें थे गिरीशन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त और कुमार स्वामी। विद्यापति की रचनाओं का एक चार्ट है, आप देख सकते हैं कि विद्यापति की संस्कृत रचनाएं, फिर मैथिली की रचनाएं, अवट रचनाएं और संस्कृत प्राकृत मैथिली मिश्रित रचनाएं। विद्यापति की संस्कृत रचनाएं शिव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्र लक, ये विद्यापति की संस्कृत रचनाएं थी। विद्यापति की प्रसिद्ध मैथिली रचना है पदावली। अवट रचनाएं 2 प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित रचना है गोरक्ष विजय, एक नाटक है। तो ये विद्यापति की रचना है। अवट के अंदर कीर्तिलता और कीर्ति पताका, मैथिली भाषा में पदावली। पदावली 1380 और कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका 1403। कुछ विद्वानों ने विद्यापति के निम्न नाटक भी माने, एक रुक्मणी परिणय और पारिजात हरण। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है कि विद्यापति के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों के मत। पहला डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कीर्तिलता
कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई तो पदावली स्वांत सुखाई और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवट कहा है। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवट कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कथन भी कहा है कि देशील बहिना सब जन मीठा तैसन जंपियो अवट्टा। तो ये बच्चन सिंह का कथन है कीर्तिलता की भाषा के संदर्भ में। विद्यापति के संदर्भ में अगला कथन इस प्रकार है जो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। एक और डॉक्टर बच्चन सिंह का अगला कथन है, एक और वे अपभ्रंश या अवहट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का अगला कथन है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उससे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का अगला कथन है, मैथिली की मिठास लोक धुनों का समावेश तन्मय भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य उपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अगला कथन लिखा है, विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायव्य है और न ही भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। अपरूप के कवि डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शाहिदी की गई। इनका माधुर्य अद्भुत है। रामचंद्र शुक्ल। नायक और नायिका राधा कृष्ण और जयदेव के अनुकरण वाला कथन रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है, रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल का अगला, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताए हैं, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा न समझना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहां सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं। फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते हैं। राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का अगला कथन, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन का, वही संधि में ईश्वर संधि का, सद्य सनाता में ईश्वर से नाता का, अभिसार में भक्ति का सार का। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला कथन है, विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे, बाबू गुलाब राय। तो विद्यापति की भक्ति के संदर्भ में बाबू गुलाब राय ने कहा है, विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
विद्यापति के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य। कीर्ति लता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। कीर्ति लता में जौनपुर का भी वर्णन मिलता है। कीर्ति लता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। महत्वपूर्ण कथन है। कीर्ति लता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति को जिन पदों में रचना की उन पदों को नच्चारी कहा गया है। तो विद्यापति ने जहाँ भगवान शिव के लिए पद लिखे उन पदों को नच्चारी कहा है। कीर्ति लता में 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव कहा गया है। तो ये था विद्यापति के संदर्भ में संपूर्ण साहित्यिक कथन, आलोचकों के कथन और रचनाओं के बारे में जानकारी। आदिकालीन पद्य लौकिक साहित्य की 2 रचनाएं और हैं, एक संदेश रासक और प्राकृत पैंगलम, वो भी इसी में देख लेते हैं। संदेश रासक, इसके रचनाकार अब्दुल रहमान है या अधमान जिसे कहा जाता है। संदेश रासक रचना काल 12वीं का उत्तरार्ध 13वीं शताब्दी तक। कथानक विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन। खंड काव्य 3 सर्ग है जिन्हें प्रक्रम कहा गया। संदेश रासक के अंदर 3 सर्ग है, उन्हें प्रक्रम कहते हैं। कुल छंद 223 है। अब्दुल रहमान किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि है। हिंदी में रचना करने वाले फर्स्ट मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान है। वियोग श्रृंगार रस प्रधान की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। हजारी प्रसाद ने हिंदी में श्रृंगारिक काव्य परंपरा का आरंभ संदेश रासक से ही माना है। तो संदेश रासक श्रृंगारिक परंपरा का आरंभिक ग्रंथ हजारी प्रसाद ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है, जो एक और ढोला मारू की मारवणी की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ पद्मावत की, नागवती की। हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और कथन है, पृथ्वीराज रासों से भिन्न प्रकृति का काव्य बताया गया है संदेश रासक को। इसमें आप पढ़ सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। अगली रचना है प्राकृत पैंगलम। यह अगली रचना है प्राकृत पैंगलम। यह बब्बल, जज्जल, सारंगधर तथा विद्याधर के पदों का संग्रह है। प्राकृत पैंगलम का संकलन 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। तो लक्ष्मीधर याद रखना है। बंशीधर ने प्राकृत पैंगलम पर इसी नाम से टीका लिखी है। प्राकृत पैंगलम में 8 छंद हमीर रासों से संबंधित है। प्राकृत पैंगलम से विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता भी चलता है। इसमें पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषाओं का मिश्रण है। प्राकृत पैंगलम के संदर्भ में आलोचकों के कथन। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पैंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्राकृत पैंगलम में 11वीं से 14वीं सदी तक लिखे छंद हो सकते हैं। प्राकृत पैंगलम में पाए जाने वाले छंद यदि सारंगधर के हैं तो उन्हें कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन महत्वपूर्ण है कि यदि प्राकृत पैंगलम में पाए गए छंद सारंगधर के हैं तो उन्हें कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लक्ष्मीधर नामक पंडित ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है और उदाहरणों के रूप में कई कवियों की रचनाएं भी उद्धृत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज अपन ने विद्यापति, संदेश रासक और प्राकृत पैंगलम के बारे में पढ़ा। इस प्रकार आदिकालीन पद्य लौकिक साहित्य पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में अपन आदिकालीन गद्य लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।